जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग क्या हो है ना। तो आज जो अगला वर्ड है, जो टर्म है हमें पढ़ना है वो है इनकम। और आप भी जानते हो कि इनकम का मतलब होता है आय। क्या होता है? आय। यानी बिजनेस की रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब ये इनकम होता है। जो रिवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंट होता है वो बिजनेस का क्या कहलाता है? इनकम। जैसे मान लो, अगर हम मंथली हम 12 लाख रुपए, मान लो हमारा कलेक्शन है, मान लो 12 लाख रुपए हम कलेक्ट करते हैं मंथली, लेट एज्यूम करो। तो गवर्नमेंट यही मानेगी कि 12 लाख हमारा क्या है? इनकम। लेकिन गवर्नमेंट को हम ये बताएं कि नहीं, हम इसमें 50,000 रुपया रूम का रेंट देते हैं। हाँ, 1.5 लाख रुपया टीचरों की सैलरी देते हैं। हाँ, और 30,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देते हैं। और ऐसे अगर सारी चीजें दिखाने लगे, उसके बाद घटाने के बाद जो पैसा आता है, अगर प्लस में बचा है तो क्या होगा? वही प्रॉफिट या जो चीजें होंगी, या तो फिर माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो वैसी चीजें यहाँ पे भी होती है। इसमें इनकम पे अगर बिजनेस की रिवेन्यू है, मतलब कि आपका एसपी और सीपी की बात समझिए हो रहा है। अगर आपका एसपी और सीपी का डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो इनकम है, और नहीं तो एक्सपेंस। लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, एक्सपेंस और इनकम की बात हो। रिवेन्यू का मतलब भी इनकम ही होता है। मतलब कितने में बेचे आपने, कितना अर्न किया। रिवेन्यू का मतलब क्या है? कितना अर्न किया। जितना अर्न किया वो आपका इनकम नहीं ना है। भाई मंगाए भी थे, मान रिमोट हम 100 रुपये में बेचे, 100 रुपया क्या हमारा इनकम कहलाएगा? नहीं, इस रिमोट को हम खरीद के मंगाए भी तो थे। तो वही जो डिफरेंस है, इसका जो एक्सपेंस है, जो इस रिमोट को मंगाने के लिए या रिमोट को खरीदने के लिए जो एक्सपेंस किए थे उसको हटा देंगे, वो जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। और इनकम तब कहलाएगा जो पैसा प्लस में आएगा। माइनस में आएगा तो फिर एक्सपेंस हो गया। भाई 100 रुपया खरीदे थे और 80 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ लॉस लेके बेच दिया, एक्सपेंस हुआ। ये सारी चीजें हुई। तो रिवेन्यू का मतलब भी क्या होता है बच्चों? एक इनकम ही होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? इनकम ही। अगला है एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस सबसे बना है, और एक्सपेंस का मतलब खर्च करना होता है। क्या होता है? खर्च करना। कह रहा है गुड्स को प्रोड्यूस यानी उत्पादन करने के लिए, गुड्स को सेल्स या सर्विस करने के लिए होने वाला जो भी खर्च होता है क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे मान लो अगर हम जूता ही बनाते हैं, जूता की फैक्ट्री है, हम लोग जूता बनाते हैं, शूज बनाते हैं। शूज बनाने के लिए हम लेदर मंगाएंगे ना। जो भी रॉ मटेरियल मंगाएंगे, चाहे सोल मंगा रहे हैं, चाहे लेदर मंगा रहे हैं, चाहे सुलेट्स मंगा रहे हैं, जो भी चीजें मंगा रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल मंगा रहे हैं, उस पे जो चीजें खर्च हो रही है वही आपका क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। याद रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो चीज भी तो मंगाएंगे ना, जिस चीज का उत्पादन हम करेंगे। देखो, लेदर अगर हमारा जूता की फैक्ट्री है तो हम लेदर मंगवाते हैं, लेकिन लेदर का भी कहीं ना कहीं उत्पादन होता होगा। वहाँ लेदर का उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ जूता का उत्पादन हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा होगा। ऐसे सब जगह हो रहा है। यही सारी। अगला है प्रॉफिट। क्या है? वही, यानी कि रेवेन्यू अगर ज्यादा हो जाती है एक्सपेंस से, जितना ज्यादा होगी उतना profit। यानी इनकम अगर ज्यादा हो गया एक्सपेंस से, जितना ज्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? मतलब हम 100 रुपए में खरीदे थे, 100 रुपए इनकम हुई, 50 रुपये एक्सपेंस हुआ था। 50 रुपए जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस बैलेंस जो इनका आ रहा है, वही क्या कहलाएगा? 50 रुपये प्रॉफिट। लेकिन प्लस में आया तो, माइनस में आता तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। कह रहा है द एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। यानी रेवेन्यू का अमाउंट ज्यादा हो किस पे? एक्सपेंस से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा? ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड के दौरान तो उसे क्या कहेंगे हम? यानी अगर आपका इनकम ज्यादा हो जा रहा है, आपका रेवेन्यू ज्यादा हो जा रहा है एक्सपेंस के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर, तो आपका क्या कहलाता है? मान लिया आपने एक सामान, एक कुर्सी तैयार किया है, मान लिया आप कारपेंटर की दुकान है आपकी, आपने एक मेज तैयार किया, कुर्सी तैयार किया, इस पे आपकी लागत 50 रुपए थी और आपने इसको 150 में बेच दिया। तो ओवर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपका जो रिवेन्यू है ओवर जा रहा है एक्सपेंस के। एक्सपेंस 85 रुपए था और रिवेन्यू कितनी की हो रही है? 150 की हो रही है। तो जो इनका अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि 150 रुपया प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने एक्सपेंस भी तो किया था। समझ में आ गई बात ना। अगला है गेन। गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना किसी चीज में। कह रहा है गेन किसी भी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है? गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी। क्या होता है? किसी चीज में बढ़ोतरी हो।
कहलाता है। जो आकस्मिक भी प्राप्त हो सकता है, जैसे मान लो ड्रीम इलेवन लगाए, सडनली आप जीत गए। ये क्या है? एक आकस्मिक आय है। और क्या कहलाएगा? ये गेन कहलाएगा। या आपने एक संपत्ति खरीदी, जमीन खरीदी, बहुत खराब जमीन थी, और सडनली वो नगर पालिका में निकल गई। आपने जैसे खरीदा उसके अगले दिन नगर पालिका में निकल गई। हो गया बढ़िया, बढ़ गई रेट। ये क्या है? आकस्मिक आय। वही बात कहा है, शेयर आप फिक्स है, किसी एसेट का दाम फिक्स था, सडनली उसका दाम बढ़ गया। या विनिंग हो, जीत गया। जैसे कोर्ट, जैसे आप एक वकील थे, आपके अब किसी क्लाइंट का केस लड़ रहे थे, आपका अपने क्लाइंट को जितवा दिए, वो खुश होकर 4 लाख रुपए आपको दे दिया इनाम। तो 4 लाख रुपए क्या है? आकस्मिक आय होगी, वो गेन कहलाएगा। समझ रहा है ना बात को? अगला है लॉस। लॉस से सब लोग जानते होंगे। लॉस जानते हैं ना? क्या है? क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ नहीं नहीं, इसको इसको क्या पढ़ेंगे? इसको टिक किए हैं। अब दिख रहा है? मोबाइल कम चलाओ। हाँ खराब हो गया तो ना। तो ये सब हल्ला मत करो, वैसे शादी ब्याह हो भी नहीं करेगा। तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस है, लॉस नहीं है। ये नहीं कि लगे सीआईडी वाले भी पहुंच जाए। लॉस है, लॉस का मतलब होता है हानि। कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट, तो उल्टा हो गया, पहले रेवेन्यू का अमाउंट था, यानी अब ये कह रहा है कि एक्सपेंस का अमाउंट ओवर हो जाए आपके रेवेन्यू से, क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। ठीक है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ठीक। हाँ, डिस्काउंट का मतलब बताइए। आरिफ नहीं, आरिफ नहीं, वही आतिफ। आतिफ असलम बताइए। और हाँ, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कटौती, बट्टा, जो भी है लोग यूज करते हैं अलग अलग तरह का। छूट कटौती भी बोल सकते हैं। बैठ जाइए। ये भी कई टाइप की होती है। कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे कि डिस्काउंट देने का तात्पर्य क्या होता है? बिजनेस के सेल, अपने सेल को बढ़ाने के लिए भी, सेल को बढ़ावा देने के लिए लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट। जैसे आप लोग एक मेहंदी का पैकेट जो लड़कियां लगाती हैं बालों में, नेहा करके कुछ आता है ना, जो भी है, नेहा काली मेहंदी या हीना, जो भी आती हुई, तो जो होता है वो 10 रुपए पैकेट आपको दुकान से मिलती है। लेकिन अगर वही आप स्टॉक में लेंगे ना, तो 75 रुपए में आपको 10 पत्ता मिल जाए, 10 पत्ता, 12 पत्ता मिल जाए। यानी एक के पीछे कितना है? लगभग 6-7 रुपए में पड़ाई। और वही आप अकेला एक दुकान से लेते हैं तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ता है, 15 रुपये पे करना होता है। तो वही बात है कि जब हम, भाई, कोई भी बिजनेसमैन अपने कस्टमर को जानबूझ के डिस्काउंट देता है ताकि अपने सेल्स को क्या कर सके, बढ़ा। लेकिन मैंने कहा था आपसे, कुछ लोग थोड़ी खड़ूस टाइप के होते हैं दुकानदार। वो अगर फिक्स कर लिए कि हम 50 रुपए में बेचेंगे तो 50 रुपए में बेचेंगे। अब कुछ होते हैं सोचते हैं कि अरे हम 50 में नहीं, हम 40 में बेच के डिस्काउंट, मतलब कि इनकम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो 40 में बेच देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में है चलो भाई रखने का कोई मतलब नहीं, हटाइए जल्दी। अब कुछ क्या है, अड़े रहेंगे, नहीं 50 ही कोई देगा तब भी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। उस रखी रखी चीजें रहती हैं। ठीक है, वही बातें हैं कि कभी कभी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोग छूट देते हैं। छूट भी कई टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट। जैसे कि अगर आप कस्टमर आए हैं तो छूट आपको भी मुझे देना है। आपको मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया जाता है जैसे आप मेरे रेगुलर के ग्राहक हैं, रेगुलर आते हैं, हाँ, तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। छूट नहीं भी चल रहा होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ छूट दूंगा। क्यों? क्योंकि आप पहचान वाले हैं, डेली के ग्राहक हैं मेरे। तो ये सारी चीजें होती, कह रहे हैं किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन छूट या कटौती कहलाती है। डिस्काउंट दो तरह प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। यार ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, और होलसेलर रिटेलर को देता है। क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, तब होलसेलर और तब रिटेलर। ये क्यों दिया जाता है? जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने सेल्स को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, है ना। यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में, जैसे आपने एडवांस टैली जो एडीएफ से जिनका कोर्स होगा, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवांस टैली, तो उसमें आएगा कि अगर आप 0 से लेके 100 तक क्वांटिटी लेते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से 200 लेते हैं तो 3% डिस्काउंट है। और 200 से लेकर 300
200 से ऊपर जितना भी क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ये फिक्स परसेंटेज होता है। ऑटोमेटिक टैक्स उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो वही सारी चीजें हैं, एडवांस में आएंगे तो पता चल जाएंगे, और इसमें भी पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश डिस्काउंट का क्या होता है, कह रहा है बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, जैसे आप मेरे वहां से 1 लाख का सामान लेंगे, 1-2 महीना बिता दिए, अभी तक देवे नहीं किए हो, अब हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगा, कहीं पैसा डूब ना जाए, तो हमने तुमसे फोन किया, बाबू अगर आज ला देंगे तो हम 95,000 में फिट कर देंगे। 5,000 का लॉस तो लिए, लेकिन उससे क्या हुआ, पैसा हमारा रिकवर हो गया। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप में मैसेज आया ही था, थोड़ा सर को जमीन लेना था, तो क्या कर दिया गया, पैसे की जरूरत थी, नुकसान तो हुआ भाई। जहां वो 1,500 रुपये किसी बच्चे का अगर छूटा है वो आता हमारा, वो हमने रिस्क ले लिया, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट अभी की थी, तो हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट से फायदा क्या हुआ, बहुत बच्चों ने डिस्काउंट का लाभ उठाया, 15% डिस्काउंट का, और वो अपना फीस पूरा जमा किए। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन बढ़ा क्या, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो पैसा जमा हो गया, वो पैसा कई बार में आता। ये जानते हैं ना, अगर आप 1 लाख इकट्ठा 3 महीने की सैलरी दे दी जाए ना, अगर नहीं दिया 3 महीने एडजस्ट कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 महीने की दे दिया जाए ना, तो एक ही महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में। जैसे हिसाब से पैसे आते हैं, हमारी इच्छाएं वैसे बढ़ जाती, इच्छा पूर्ति बढ़ जाती, उस चक्कर में रह जाते हैं। तो वही चीज ये है। तो डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या पैसा टाइमली कलेक्ट करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा गुमराह कर दिया कि बाबू आप पैसा जमा करोगे, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, और आप भी थोड़ा गुमराह होकर 10% बचाने के चक्कर में लाके पैसा आज जमा कर दिया। इससे हुआ क्या, तो 2 रुपये का हमारा दिक्कत तो हुआ, नुकसान तो हुआ, लेकिन हमारा पैसा जो था क्या होगा, हमने कलेक्ट कर लिया, हमने जमा कर लिया। समझ में आ गई बात ना। अगला है वाउचर। क्या होता है वाउचर, वाउचर क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किया गया डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, वाउचर कहते हैं। जैसे कि हर चीज के लिए अलग अलग है। जैसे अब अगर हम कंपनी में बिजनेस में हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज वाउचर बना है, सेल कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर बना है, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर है, किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कंट्रा वाउचर है। तो बहुत सारी है, आप कोई संपत्ति उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर है, बहुत सारी चीजें इसमें है। हर चीज का एक पार्टिकुलर वाउचर बना। जैसे कि आप कापियां नहीं देखते हैं कि मैथ की कापी, छोटे बच्चे जब रहते हैं तो खंड खंड वाला जो है, स्क्वायर वाला, वो मैथ की कापी है। जो 3-4 लाइन वाली है वो इंग्लिश की कापी है। जो नॉर्मल 1-1 लाइन वाली है वो हिंदी की कापी है कि नहीं है। तो वैसे यहाँ पे हर चीज के लिए एक पार्टिकुलर क्या बनाया गया है, वाउचर। क्या बनाया गया है, वाउचर। अगला है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल, वस्तु या चीजें, मतलब जो भी व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है, वही चीजें उस व्यापार का क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। आदमी जिस चीज का व्यापार करता है वो चीज क्या कहलाती है उसके लिए, उसके व्यापार के लिए गुड्स कहलाती है। जैसे मैं गेहूं बेचता हूँ तो मेरे बिजनेस का गुड्स क्या कहलाएगा, गेहूं, वेट होगा। समझ में आ गई ना। कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। ठीक है, कह रहे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में, अच्छा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई सामान किस लिए खरीदते हैं, पुनः बिक्री के लिए, दोबारा बेचने के लिए। लेकिन वही कस्टमर है तो उपयोग के लिए खरीदते हैं। तो आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन के नजरिए से ये सोचना है कि आप परचेज कर रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, पुनः बेचने के लिए, दोबारा बिक्री करने के लिए खरीदा कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आंख पे लग रहा है वो, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला, गुड समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अगला क्या है, इसी लाइट वाला, नहीं आंख खराब हो जाएगा मेरा भी उसी तरह। अगला है ड्राइंग। क्या है, अच्छा ड्राइंग का मतलब जानते क्या होता है, बताओ, तुम्हें भी काम करती हो ना। हाँ, अच्छा चलो जो भी है, कॉमर्स पढ़ती हो ना, बताओ क्या होता है। अरे ड्राइंग का हिंदी बताओ, ड्राइंग का पहले हिंदी बताओ, ड्राइंग है कौन पढ़ाता है, मित्र से पढ़ती हो, कोचिंग कहाँ पढ़ती हो, अजय पांडे से। शिकायत क्यों करेंगे,
मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोरोना में एक चीज देखता हूँ, बच्चे स्कूल में भी उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं, कोचिंग भी उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर पाने के लिए। नंबर मैं बताना स्कूल में पढ़ाते हैं नंबर पाने के लिए, क्योंकि टीचर यहाँ धमकी देता है कि हमें लगा नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगी। मैंने कई जगह सुनने में आ गया है, और कभी अगर मुलाकात हुई टीचर वालों से तो जरूर इस बारे में परिचर्चा होगी मेरी, कि आप तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि जो बच्चा आपके पास नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। यहाँ मैंने सुना है कई बार, जिसकी मुलाकात हुई किसी टीचर से जरूर पूछूंगा। मैं कई लोगों को ढूंढ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल टीचर ही हूँ, और मैं इस बारे में ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, जान रहा हूँ, सब पता चलने में आया है। और रजिस्टर का नाम तो सुन लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्राइंग क्या होता है, तो बच्चों ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या होते हैं? आहरण। जिसका आपने हरण कर लिया, हरण का मतलब गबन कर जाना, गबन का मतलब हड़प लेना। जैसे मान लीजिए, विकास खड़े जाओ तुम्हें, ये रिमोट है, मैं बिजनेसमैन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मेरी, ये रिमोट है, मैंने ये रिमोट 50 रुपए में बेचा है, कितने में? तो जो 50 रुपया कस्टमर ने मुझे दिया, वो 50 रुपया किसका है? तो किसका है 50 रुपये? आपका हो। आप तिवारी। ठीक है, हो गया, टाइम अप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा बड़ा खतरनाक चीज है ये। एक बार जब पूछा जाए तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी क्लास में मन नहीं रह रहा है। ले गुणम क्या है, क्या देख देख, जो भी हो सुन लो। ठीक है, बताओ। अगर आपने रिमोट बेचा 50 रुपए में मैंने, और 50 रुपया कस्टमर ने आपको दिया, तो 50 रुपया किसके हैं? आपके हैं। मतलब मैं रख लूँ फिर? मुस्कान, बताओ। चेहरा छुपा के बचने से बच थोड़ी जाएंगे आप। नहीं पता? हाँ ना बोलना, टाइम नहीं लेना, बताओ तुम जी। तुम बताओ। कॉमर्स स्टूडेंट। पूरी क्लास खड़ा रहना पड़ेगा, सोच लो। अगर रिमोट मैंने बेचा 50 रुपए में, कस्टमर ने मुझे 50 रुपया दिया है, तो 50 रुपया किसका है? बैठ जाएगी, बैठ जाएगी। वो पैसा हमारे बिजनेस का है। किसका पैसा है? वो आप यूज नहीं कर सकते, आपके बिजनेस का है। मतलब कि अगर यूज करते भी हैं, तो बिजनेस के क्षेत्र में ही यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए हमने 50 रुपए का एक सामान बेचा, और 50 रुपया हमें मिला, वो 50 रुपया बिजनेस के गले में जाना चाहिए था, बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहिए था, लेकिन सामने से एक पानी पूरी वाला गुजरा, और हम 50 रुपये को खा लिए। यानी वो पैसा बिजनेस का था, बिजनेस में ही जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको पर्सनली यूज कर लिया। या उसका हमने कोई कपड़ा खरीद लिया, या हमने कोई भी चीज खरीद लिया, या हमने किसी को दान दे दिया, कुछ भी कर दिया। पैसा था बिजनेस का, अधिकार बिजनेस का है, अधिग्रहण भी बिजनेस ही करेगा, लेकिन आपने पर्सनली यूज कर लिया, व्यक्तिगत रूप से, खुद के लिए खर्च कर लिया, किसी को दे के, चाहे कुछ खा के, चाहे कैसे भी। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम ड्राइंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है आहरण। जिसका जो पैसा 50 रुपया आपके बिजनेस का था, उसका हरण आपने कर लिया, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। मतलब कि जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि पर्सनल यूज। जो पैसा आपने पर्सनल यूज कर लिया, किसका पैसा? व्यापार का पैसा आपने पर्सनली यूज कर लिया, तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। बिजनेस का पैसा अगर आपने पर्सनली यूज कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे? आहरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब वो पैसा बिजनेस का था, बिजनेस को बढ़ाने के क्षेत्र में ही लगाया जाता है, लेकिन आपने क्या कर लिया? व्यक्तिगत रूप से यूज कर लिया। व्यक्तिगत जहां यूज कर लिया। अच्छा, बिजनेस से आप क्या क्या चीजें व्यक्तिगत यूज कर सकते हैं? या तो हो सकता है उसमें, आप दुकान इलेक्ट्रॉनिक की, मेरे घर में भी एक रिमोट पड़ा हुआ था दुकान में, एक रिमोट ही डाल दिए, तो वो भी आवरण कर लिए। भाई रिमोट किसका था? बिजनेस का था ना। बेच के उसमें पैसा आता, लेकिन वो आपने पर्सनल यूज कर, घर पे यूज करा रिमोट ले जाके, तो भी यानी कि आप व्यापार से दो चीजें ले सकते हैं, या तो गुड्स ले सकते हैं, या फिर कैश ले सकते हैं। और दोनों चीजें क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी वो पैसा किसका था? हमारे व्यापार का था। मतलब नहीं होता कि मान लो जुमन हम 50 रुपया लाए थे, 100 रुपया हम बेच दिए, तो 100 रुपया आया है तो हम 100 रुपया बिजनेस में लगाएंगे, ताकि और बिजनेस हमारा क्या हो? एक्सपेंड हो। एक्सपेंड होगा ना? नहीं, आप ऑनर हैं, लेकिन नहीं, तो अगर जैसे जैसे आप बता रहे हैं,
जैसे आप कहना चाहते हैं, अगर उस मुताबिक अगर ध्यान दे दिया जाए तो फिर ये ड्राइंग वाला शब्द खत्म हो जाएगा। मतलब नहीं, हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी बात करूँ अगर, हाँ जो भी जो सिस्टम, हाँ समझ गया आपके, नहीं अगर आप उस सिस्टम की बात मध्य अगर रखें, जो भी कर रहे हैं, तो ये सबसे गलत हो जाएगा फिर अकाउंटिंग। पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। एक सेकंड आप बोले तो। अगर हमारे पास कोई भी कोई पैसा सामने वाला पैसा जैसे ट्रांजेक्शन का हमसे किया है, तो जो सामने वाला का हो गया, कस्टमर का और पैसा वो हमने नहीं पता कि हम अपने बिजनेस को चलाएं या बंद करें, पैसा तो हमारा, क्योंकि ऑनर हम नहीं। अरे ऑनर आप ही है। अच्छा बताओ, यहाँ पैसा है जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक वाला बिजनेस नहीं है ना, ये जो बिजनेस हो रही है, तो ऑनर वही है, लेकिन पैसा जो अर्न किया जा रहा है उस संस्था के नाम पे होगा। आप बस ये है कि बिजनेस क्या माना गया, एक व्यक्ति माना गया ना, एक व्यक्ति का लाइबल आप है, लेकिन सारी श्रेय बिजनेस हो जाएगा। अफोर्ड आप करेंगे, लोग किस कंपनी में करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे भिड़ेंगे आप ही, लेकिन कहेंगे पैसा उसी का है। सर यहाँ काम करते हैं, सारा चीजें अपना आप करते हैं, लेकिन सैलरी जो होती है वो अपनी कंपनी के लिए लेंगे, कहते हैं मेरी सैलरी 25,000 कम हुआ, 30,000 का सैलरी होगी, 50,000 सैलरी मालूम था वो सैलरी था, तो 50,000 कंपनी निकाले अपने जेब में रख दिए, 50,000 कह दिए मेरी सैलरी है, और कंपनी में दिखा दिए तो 50,000 कम हुआ तो टैक्स कम हुआ, ये चीज होगी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान हमने बेचा है, तो पैसा बिजनेस से स्टार्ट किया, उद्देश्य क्या है हमारा बिजनेस का, लाभ कमाना। अब बिजनेस स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और लाभ कमाते रहेंगे, और मार्केट बेच के जो भी लाभ हो रहा है, कि मान लो हम 10 रुपए 8 रुपए में करते थे, 10 रुपए में बेच रहे थे, 2 रुपया लाभ है हमारा, तो लाभ को हम जेब में नहीं रख लेंगे, लाभ को भी लगाएंगे ताकि बिजनेस हमारा बढ़ता जाए, हमारा जो एसेट्स है वो बढ़े, है ना। तो जो पैसा आ रहा है, क्योंकि आपने किस उद्देश्य से पैसा लगाया है, इन्वेस्ट कहाँ किया है आपने पैसा, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पूंजी कहाँ लगाई है आपने, जब बिजनेस के नाम से हवाला कर दिया है आपने, 10 लाख बिजनेस का है, तो उसके उसके सामान को बेचने या खरीदने में जो भी पैसे एक्सपेंस या इनकम होंगे, उसका लाइबिलिटी कौन होगा, हमारा बिजनेस। हम ये है कि हम उसका देखभाल कर रहे हैं, दिखाया वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, बस इसलिए लाइबल। और पैसा बेचने के बाद जो पैसा भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो पैसा हमारे व्यापार का ही है, अगर वो पैसा, भाई व्यापार का मतलब हमारा ही है, लेकिन दिखाने के लिए हमें व्यापार को ही दिखाना पड़ेगा, और वही पैसा अगर हमने व्यक्तिगत रूप से यूज कर लिया तो कहलाता है पर्सनल यूज। इंग्लिश कंप्यूटर सॉरी अकाउंटिंग के टर्म में जैसे क्या बोलते हैं ट्रायल, चाहे आप बिजनेस से सामान ले ले यूज करने के लिए, या बिजनेस से पैसा निकाल लिए अपने खर्च के लिए, क्या कहलाएगा, ट्रायल का। इस चीज को भी अकाउंट में टैली में मेंशन करना होगा कि हमने पैसा 5 लाख रुपए अपने बिजनेस से लिया है, इस उद्देश्य से जो बात है वो नरेशन में मेंशन होगी, लेकिन हमने अगर 5 लाख रुपए अपने बिजनेस निकाल दिया, जैसे मान लो कल हमारा 5-10 लाख का प्रॉफिट हो गया, हम 10 लाख नहीं इन्वेस्ट कर देंगे, हमको मन कर रहा है 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे इससे, और 5 लाख रुपए मिलना चाहते हैं, 5 लाख रुपए जो ले रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे टैली अगर बहुत दिखने में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, शेयर होल्डर अकाउंट है, फॉरफिटेड है, बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आ रही बात ना। सीधी सी बात इतना रखिएगा कि व्यापार का मालिक अपने व्यापार से कोई भी वस्तु या धन पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से यूज कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी ड्राइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं, या उसको एक अलग वर्ड में क्या बोल सकते हैं, पर्सनल यूज। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें पर्सनल यूज की बात आएगी, उस क्वेश्चन में सबसे पहला जो खाता हम बनाएंगे वो होगा हमारा ड्राइंग, क्या होगा, ड्राइंग। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आहरण बोलेंगे। और ड्राइंग पूंजी पे क्या प्रभाव डालेगा, ड्राइंग पूंजी पे क्या प्रभाव डालेगा, पूंजी को डिक्रीज करेगा, घटाएगा। भाई 5 लाख की पूंजी थी,
50,000 हमने यूज कर लिया, तो पूंजी 450 हो गई ना, यानी घट गई ना। यही बात है। अगर हमारा बिजनेस 50 लाख लाख कमा रहा है, तो हम बस नाम दे रहे हैं 50 लाख का बिजनेस का। बिजनेस कोई व्यक्ति तो है नहीं, एक अदृश्य है, इनविजिबल है, बस माना गया कल्पना है हमारी। यूज तो हमें ही करना है, लेकिन दिखाएंगे कि पैसा किसका है, हमारी, क्योंकि उसी की बदौलत हमने अर्न किया। समझ आ रही बात ना? ठीक। तो ड्राइंग, कोई दिक्कत है ड्राइंग से? ड्राइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण का क्या होता है कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से कोई धन या वस्तु क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से यूज कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग यानी आहरण बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग मालिक के पूंजी को घटाता है। यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी, अच्छा बताइए, आप लोग इस पे रह गए हैं कि सर बेचने वाली बात कर दी है, तो बेचने वाली बात हमने इसलिए लाया है बीच में, क्योंकि हम ही नहीं कहते कि हमारे पास पहले से गल्ला में पैसा पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने दिखाया कि आप सोचेंगे सर आपके पास पैसा कहाँ से है, तो मैं एक बस एक सिचुएशन क्रिएट किया हूँ कि आप रिमोट बेच के पैसा 50 रुपया कमाए। एक सिचुएशन था, क्योंकि आप व्यापार से पैसा निकालेंगे तो व्यापार में पैसा आया कहाँ से होगा? आपने ही लगाया होगा, या किसी चीज को बेच के अर्न किया होगा, यही ना हुआ होगा कि पैसा कहाँ से आएगा आपके बिजनेस में? तो ये वही बात यहाँ कहा है, कह रहा है यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए मतलब वही है कि हम गलने से हम कुछ पैसा निकाल लिया हमने पर्सनल यूज, हम दुकान से कोई वस्तु निकाल लिया प्रयोग करने के लिए पर्सनल यूज। तो बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस से कोई गुड्स या मनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाए, तो वह मालिक के लिए क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है, आहरण कहलाता है। यानी ऐसी वस्तुएं या धन जिसका हरण आपके द्वारा यानी बिजनेस के मालिक के द्वारा कर लिया गया, क्या कहलाएगा? ठीक है। अगला है परचेज। और परचेज का मतलब होता है क्रय। क्या करना? क्रय। क्रय का मतलब खरीदना। अच्छा, परचेज को अकाउंटिंग टर्म में कई बार अकाउंट में बॉट भी लिख देता है। बॉट का मतलब भी खरीदना ही होता है। BOUGST क्या होता है? बॉट का मतलब भी क्या होता है? खरीदना होता है। लेकिन फिर भी अकाउंट हम परचेज का ही बनाते हैं। अगर बॉट लिखा हुआ है तो बॉट भी लिखा होता है, नहीं बॉट का अकाउंट बना देंगे, तभी भी परचेज का अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस में दो चीजें कॉमन है, परचेज और सेल्स। परचेज, सॉरी, यस, परचेज और सेल्स। तो बॉट लिखा है तभी भी हम परचेज का ही खाता बनाएंगे, याद रखिएगा। अगर लिखा है बॉट गुड्स तो भी परचेज का अकाउंट, और परचेज गुड्स लिखा है तो भी परचेज का ही अकाउंट। अच्छा, परचेज को क्रय बोलते हैं, और सेल्स को हम विक्रय बोलते हैं, विक्रय। ठीक है, यानी बेचना। ठीक है, देख लेते हैं परचेज क्या कह रहा है। कह रहा है गुड्स को, अच्छा परचेज करते हैं आप किस लिए करते हैं? तो आप इस्तेमाल के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो किस लिए करते हैं? पुनः बेचने के लिए। तो वही कहा है, गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्या कहलाता है? क्रय। क्रय या परचेज कहलाता है। सेल्स किसे करते हैं? तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती। क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। जैसे कि मैं चावल गेहूं बेचता हूँ तो मेरे लिए वो सेल्स है, और वो क्या कहलाएंगे? चावल गेहूं हमारा बिजनेस का गुड्स कहलाता है। ठीक है। अगला है पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी। जैसे मान लो आपने 10,000 का सामान खरीदा, कितने का? 10,000 का। किसी कारणवश इसमें कुछ सामान खराब निकल गया, तो आप वापसी करेंगे नहीं करेंगे? तो उसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रय वापसी, और इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए 2,000 का सामान खराब था। खराब होने का कारण क्या हो सकता है? गुणवत्ता हो सकती है, क्वालिटी मतलब की, और डैमेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मुझे लगा कि मैं 10 साबुन खरीद सकता हूँ, लेकिन घर पे ले गया तो मूड चेंज हो गया, अरे नहीं यार इतना पैसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं 2 साबुन वापस करते हैं, 8 साबुन नहीं। तो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी कारणवश अगर कोई चीज आप खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्ची रिटर्न, या हिंदी में बोलेंगे क्रय वापसी। क्या होता है? तुम्हारी 2,000 का सामान वापस कर दिया, तो अगर शाम को आपसे पूछा जाए कि वास्तविक में आप कितने का परचेज किए, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, क्योंकि परचेज में से पर्ची रिटर्न घटा दिया जाएगा, क्या बचेगा? आपका एग्जैक्ट परचेज बच जाएगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न होता है। तो पर्ची रिटर्न कौन करता है? आप करते हैं। आप मालिक हैं, तो पर्ची रिटर्न आप करेंगे, मतलब बिकाऊ आप किसी से खरीदे होंगे उसको रिटर्न करेंगे। और आपको रिटर्न कौन करेगा? तो आपको आपका कस्टमर रिटर्न करेगा।
आप जो सामान बेचे होंगे लोग आपको लाके वापस कर देंगे। अगर आपको लोग वापस कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, और आप किसी को वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। आप करेंगे रिटर्न तो परचेज रिटर्न, और आपको कोई करेगा तो सेल्स रिटर्न। क्योंकि आपको कोई सामान कब वापस करेगा, जब आप बेचे होंगे तभी ना वापस करेगा कोई। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।